फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास जो है हमारी वो बेसिकली है 125 की सीरीज़। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पूरी सीरीज़ को सॉल्व करें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय लंबा जाता है तो हम ज़रूर मतलब हाफ क्वेश्चन करेंगे और हाफ क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको अपना टेस्ट चेक करना है कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं और कितना मतलब स्कोर आप कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही उद्देश्य रहता है 125 सीरीज़ का। अगर हो जाती है आज पूरी सॉल्व तो अच्छी बात है, नहीं हो जाती है तो आज देखिएगा कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कल देखिएगा कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, मिलाकर हमें बताइएगा कि 125 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, सारी ब्रांचेस के मैंने 25 सभी ब्रांचेस के मतलब हमारी मेन 5 ब्रांचेस है, पांचों की मैंने 25-25 प्रश्न रखे हैं, जिससे टोटल 125 प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ये सारे फ्रेश क्वेश्चन जो है मैं ज़्यादातर इसमें फर्स्ट टाइम ही आपको ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस से हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपका जो एक कमेंट आया था हंसली को लेकर, तो वो दिखा देती हूँ कि हंसली में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है सभी को। देखो, अगर गूगल पर भी आप देखते हो तो देखो हंसली क्या है, एक लंबी, ओके एक सेकेंड चेंज करूँ कलर। हंसली एक लंबी एस आकार की हड्डी है जो पसलियों के ऊपरी एक लंबी हंसली एक मतलब एक ही होती है। ठीक है, जो कैसे एस आकार की हड्डी होती है जो पसलियों के ऊपरी हिस्से और जो स्कैपुला होता है ना, तो स्कैपुला के एक्रोमियल सिरे पर रोशनी पर क्षैतिज रूप से टिकी होती है। मतलब एस आकार की हंसली क्या होती है, एक लंबी मतलब हड्डी होती है। तो ये गूगल पर भी एक ही है, बुक्स में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा एक ही मुझे मिली है, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हो कि 2 होती हैं। मैंने 2 पढ़ा है, तो मैंने तो सच में नहीं पढ़ा है 2। ठीक है, तो और बकाया बात सही है कि बुक्स में हर जगह नई नई चीज़ें हैं। कई बुक्स आप खोलोगे तो कुछ चीज़ें अलग तरीके से मिलेंगी, कुछ चीज़ें अलग तरीके से मिलेंगी, तो ये समस्याएं तो खैर हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो हमने आपको गूगल का भी दिखा दिया कि देखो गूगल पर भी आपको एक ही असली दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पानी के गंधलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त होती है? ATU, JTU, MBO या फिर A और B दोनों। तो यहाँ पर जो पानी के गंदेपन को मापने मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, वो होता है JTU। ठीक है, JTU का जो फुल फॉर्म है वो है जैक्सन, ठीक है, जैक्सन टर्बिडी यूनिट। ओके, जैक्सन टर्बिडी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो पानी में गंदेपन को मापने का एक तरीका है। ठीक है ना, जो आपके शैवाल होते हैं, माइक्रोफाइट होते हैं, जो फाइटो प्लांटन होते हैं, इनके मतलब इनको चेक करने का कितनी मात्रा इसमें है। ठीक है, तो ये होता है। और MBO भी आप सभी अच्छे से जानते होंगे, हमारे मैनेजमेंट में MBO का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, MBO की जो फुल फॉर्म है मैनेजमेंट, ये भी पूछी गई फुल फॉर्म है कई बार, बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंधन या फिर उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, इसका मेन हिंदी में मतलब ये होगा। क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सी चाय अर्ध खमीरीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है? ओलोंग चाय, ग्रीन चाय, सोचोंग चाय, पीका चाय। ठीक है, तो ये ग्रीन चाय जो है, ये चाय आप जानते हो खमीरीकृत नहीं होती। ठीक है ना, ये खमीरीकृत नहीं होती, नॉन खमीरीकृत है, खमीरीकरण नहीं होता ग्रीन चाय, इसीलिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो आप लोग हम लोग घर में जो चाय आजकल बनाते हैं ना, आजकल क्या बहुत समय से बनाते आ रहे हैं, जो जिसमें दूध वगैरह डालकर बनाते हैं, वो वाली जो चाय होती है वो पूरी की पूरी खमीरीकृत चाय होती है। ठीक है, लेकिन जो ये ओलोंग चाय है ये क्या होती है, अर्ध खमीरीकृत है। ना तो आप इसे ये कहोगे कि ये खमीरीकरण इसमें नहीं किया गया है, और ना ही आप ये कहोगे कि ये पूर्ण खमीरीकृत है, नहीं, ये अर्ध है, मतलब थोड़ा सा इस पर खमीरीकरण का प्रोसेस हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सोचोंग चाय, ये पीका चाय, ये जापानी चाय का प्रकार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किस pH पर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोका जाता है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है, फल और जो सब्जियां होते हैं ना हमारे,
उनके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो एंजाइम होते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, इनकी प्रतिक्रिया को देखा जाता है। इसमें भूरे हो जाते हैं पदार्थ, ठीक है ना। जब ये ब्राउनिंग प्रक्रिया होती है तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खासतौर से जो सब्जी और फल होते हैं, वो कैसे होते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6.0 है, 7.0 है, 1.0 है, ये 4.0 यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4.0, ठीक है ना। जो 4.0 होता है, इस पीएच पर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि ये जो ब्राउनिंग प्रोसेस होता है इससे कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थ के खराब होने का भय भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको रोक देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 4, फलों के रस में नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार क्या है। मतलब जो फलों के रस में नॉन एंजाइमेटिक, अभी हमने बताया क्या, एंजाइमिंग प्रक्रिया हो रही है, ठीक है ना, लेकिन नॉन मतलब नहीं हो रही है जब एंजाइमेटिक प्रक्रिया, तो इसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है ये बताना है। फिलोनेंस तो आपको पता है जिम्मेदार होता है, ओके। जो अभी एंजाइमेटिक प्रक्रिया की बात की थी उसमें फिलोनेंस जो होता है वो आवश्यक होता है। लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या इंडोल है, तो इनमें भी ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनमें एंजाइमेटिक प्रक्रिया को ये प्रभावित नहीं करते, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा, जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा उसके अपोजिट होगा ये, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फलों के रस में नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रक्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नॉन एंजाइमेटिक ये ध्यान रखिएगा, एंजाइमेटिक की बात हो तो फ्लोनेज है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इंडोल है, ये सभी सहायक है, ठीक है। नहीं की बात हो रही है तो है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम भी है। क्वेश्चन है 5, सबसे अधिक घुलनशील शर्करा कौन सा है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है। देखो चारों ऑप्शन है आपको यहाँ पर, जो सुक्रोज है आपका, माल्टोज है, ये लैक्टोज है, ये कहीं ना कहीं आप जानते हो कैसे है, डाइसैकेराइड के रूप में। फ्रक्टोज आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये क्या है आपके, हम कह सकते हैं कि इसके मोनो के रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वाधिक घुलनशील शर्करा का जो ऑप्शन जहाँ से प्रश्न मुझे मिला वहाँ ये फ्रक्टोज माना गया है, ठीक है, फ्रक्टोज माना गया है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये सबसे सरल शर्करा है तब तो सही है, क्योंकि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये गैलेक्टोज, ये सबसे सरल शर्करा मोनो के रूप में, तब तो ये आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है ना। कि सबसे ज़्यादा घुलनशील मतलब सबसे जो मोनोसेक्राइड क्या होती है, सबसे सरल शर्करा होती है। तो इस हिसाब से तो ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ कि घुलनशील मतलब इसे पानी में अगर हम घोलें तो फिर तो सुक्रोज आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि इसका क्या तात्पर्य है, ये बुक में अलग अलग ऑप्शन क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको पता हो तो बता दीजिएगा, बकाया इसका आंसर डी है, ठीक है ना। आंसर इसका डी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे सुक्रोज लग रही है, क्योंकि आप गूगल सर्च करोगे तो आपको सुक्रोज आंसर मिलेगा, ठीक है ना। गूगल सर्च करोगे तो सुक्रोज मिलेगा, वैसे ये फ्रक्टोज माना गया है। तो अब आप बताइए कि ये बिल्कुल सही है। हो सकता है आपको कहीं से, आप 10 जगह से पढ़ते हो, कहीं कॉन्सेप्ट आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से मिल गया हो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट रहा ये प्रश्न को, मैं क्योंकि मैं गलत चीज़ें आपको परोसना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और एक बार सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, नए आए हो, एक बार शेयर मित्रों को अवश्य करें, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। ये चीज़ें जो होती है ना कहीं मुझे मोटिवेट ऐसे समय में कर रही हैं, ठीक है। जब आपका व्यूज़, आपका सब्सक्राइबर, आपका लाइक वगैरह अच्छा मिलता है तो ये लगता है कि नहीं, मेहनत करते रहो, बच्चे हमें प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6, उपर्युक्त में से माल्टोज के कैरेमलाइजेशन के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कैरेमलाइजेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। शुगर पे तो हम लोग नॉर्मली कैरेमलाइजेशन घर में करते ही, आपने ये भी देखा होगा। तो यहाँ पर माल्टोज की मैंने क्वेश्चन डाला है, हालांकि मैं सभी का यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ पर प्रश्न माल्टोज का बताना है कि माल्टोज का जब कैरेमलाइजेशन होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। 180 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। तो सभी का नोट करना, यहाँ पर राइट आंसर होगा माल्टोज। कि माल्टोज का पूछा जाए तो 180 डिग्री सेल्सियस होगा, 180, ओके। यहीं पर अगर हम बात करें 110 डिग्री सेल्सियस पर किसका जो है कैरेमलाइजेशन होता है, तो ये फ्रक्टोज का होता है, ठीक है ना, फ्रक्टोज का होता है।
110 पर। अगर 170 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो ये गैलेक्टोज का कैरामलाइजेशन होता है, गैलेक्टोज का होता है। और जो सबसे ज़्यादा कैरामलाइजेशन हम लोग घरों में करते हैं वो होता है सुक्रोज का, जो कि होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सुक्रोज मतलब घरेलू शुगर, ठीक है, डोमेस्टिक शुगर, चीनी, है ना, इसको हम कहते हैं क्या, सुक्रोज। ओके, तो यहाँ पर आपको सभी का याद हो गया कर लेना है। माल्टोज का 180 डिग्री सेल्सियस, फ्रक्टोज का 110, 170 किसका होगा, गैलेक्टोज का, 160 होगा सुक्रोज का। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 7, अंकुरण की समय सक्रिय एंजाइम कौन सा है, रेनिन है, टेनिन है, एमाइलेज है, ये प्रोटीएज है, प्रोटीपेज है। तो यहाँ पर अंकुरण के समय हम सभी जानते हैं जो सक्रिय एंजाइम क्या है, वो मेनली जो होता है एंजाइम होता है, ठीक है ना, एंजाइम होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, निम्न में से किस अनाज में कैरोटीन पाया जाता है, आपके गेहूं में, मक्के में, बाजरे में, ज्वार में। तो यहाँ पर जो आपका बात आती है कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मक्के में। मक्के में एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे हम जीन प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, किंग ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, ज्वार को कहते हैं, बाजरा को कहते हैं, किंग ऑफ मिलेट्स। किंग आप मिलेट्स का मतलब तो सभी को पता होगा, जो आपके सुपर फूड, मिलेट्स को क्या कहते हैं, मिलेट्स, सबसे पहले मिलेट्स को देखो क्या कहते हैं, सुपर फूड्स कहते हैं, सुपर फूड। क्यों कहते हैं, ये मोटे अनाज वगैरह होते हैं ना, सुपर फूड, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, है ना, पोषक तत्वों से भरे होते हैं। इसमें बीज वाली घास, छोटे बीज वाली घास वगैरह जो होती है ना, इनका समूह आ जाता है, ठीक है ना। खासतौर से अगर हम बात करें, जो मिलेट्स होते हैं इनकी पैदावार कहाँ किस में होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है पैदावार, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आजकल इन चीज़ों का बड़ा दौर है, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, इन्हीं चीज़ों पर लोग क्या हो रहे हैं, डिपेंड होते जा रहे हैं। तो किसके भरपूर स्रोत हैं, ये लौह हो गया, लौह तत्व मतलब, और कैल्शियम, प्रोटीन, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं भरपूर स्रोत हो जाते हैं, खासतौर से लौह तत्व जो आयरन वाली चीज़ें होती हैं और कैल्शियम के, ठीक है ना। तो किंग, अभी हमारा प्रश्न था क्या था, किंग्स ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, किंग्स ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, किंग्स ऑफ मिलेट्स। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ज्वार होगा या बाजरा होगा। तो अगर ज्वार मिले तो ये पहला आंसर आपका ज्वार ही लगना चाहिए, किंग्स ऑफ मिलेट्स ज्वार को कहते हैं। लेकिन अगर आपको बाई चांस ज्वार ना मिले तो आप बाजरा को लगाएंगे आंसर में, ठीक है ना। तो किंग ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, ज्वार को कहते हैं। और बकाया अगर ज्वार नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर पर बाजरा आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो किंग्स ऑफ मिलेट्स याद रखिएगा किसे कहते हैं, ज्वार को कहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 9, लैथरेज्म की दाल के कारण होता है। लैथरेज्म किस दाल के कारण होता है, राजमा है, खेसारी दाल है, चना दाल है, अरहर दाल है। तो खास तौर से जो खेसारी दाल होती है अरहर दाल में मिला दी जाती है, तब हमें लैथरेज्म होता है। तो किस दाल के कारण होता है, वो होता है खेसारी दाल के खाने से, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाता है, जो जिसमें पैर वगैरह क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं, लकवा मार जाता है एक तरीके से शरीर, हड्डियाँ जो होती हैं। क्वेश्चन है 10, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग होता है एथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड, मेथेनॉल या बेंजीन। तो एथेनॉल जो होता है प्राकृतिक रूप से जब फलों को पकाया जाता है, मान लो जब हमने पेड़ पर ही फलों को पकाना है, हमने उसको क्या किया है, कुछ भी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो उसमें एथेनॉल पाया जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, अगर आपके यहाँ कुछ फ्रूट्स होते होंगे जैसे आड़ू हैं, केले हैं, अगर आपके आसपास होते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर फलों को पकाने के लिए खासतौर से ये नॉर्मल लेवल पर हमारे क्षेत्र में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ आड़ू होता है, हमारे यहाँ केले बेले होते हैं, तो हमने लोग सुना है, हमारे घर में नहीं होता है पर आसपास में होते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों का बहुत प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का, ठीक है। क्वेश्चन है 11, फलों में से अंडे का निम्नलिखित में से अंडे का प्रोटीन है कौन, एल्बुमिन, ओबोम्यूकॉइड, एविडिन या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर अंडे के प्रोटीन की जो है आपको चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्यों ना हम अंडे के विषय में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंडे से एग से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सेकंड नंबर पर इसको हम संपूर्ण आहार कहते हैं, मतलब प्रथम नंबर पर हम दूध के लिए और सेकंड नंबर पर हम संपूर्ण आहार किसे कहते हैं, संपूर्ण आहार अंडे को कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको दूध आंसर ना मिले तो आप अंडा लगाते हो, ठीक है ना। अंडे का वजन अगर पूछा जाए कितना होता है, वजन आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो ये होता है 40 से 50 ग्राम, ठीक है ना। कितना होता है, 40 से 50 ग्राम
ग्राम अंडे का वजन होता है। इसमें जो अंडे की जर्दी होती है, जर्दी, ओके, जर्दी कितनी होती है? 30% होती है, ठीक है, 30% जर्दी होती है। और जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो होती है 58%, ठीक है। 58% क्या होती है? अंडे की सफ़ेद वाला भाग होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर जो 12% भी पूछा जाता है क्या होता है, तो 12% छिलका होता है, बाह्य आवरण। बाह्य आवरण कह सकते हो आप, छिलका कह सकते हो, ठीक है ना, बाह्य आवरण या छिलका कह सकते हो। तो क्लियर हुआ। 40 से 50 ग्राम हमने क्या बताया? अंडे का वजन होता है। हमने बताया 58% सफ़ेद भाग जो अंडे में होता है वो होता है, और जल्दी 30% होती है, और 12% क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। मतलब जो अंडे होते हैं तो रचना की दृष्टि से 3 भाग होते हैं अंडे के, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाहरी आवरण होता है जो अब 12% होता है, श्वेत आवरण होता है, ठीक है, जिसे हम सफ़ेद भाग कहते हैं, खासतौर से जिसकी मात्रा 58% होती है। और इसी सफ़ेद भाग में खासतौर से एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है ना। और भी पाए जाते हैं पर मुख्य जो होता है ना, कहते हैं, और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो एल्बुमिन ही पूछा जाता है ना। अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पीला भाग होता है योक, ठीक है ना, जिसको हम जर्दी के नाम से जानते हैं, 30% होती है। तो ये 3 भाग जो होते हैं अंडे के होते हैं। अगर हम बात करें कि अंडे का जो बाहरी आवरण होता है किसका, सारे पॉइंट शॉर्ट नोट में बना लीजिएगा, ठीक है। किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें कार्बोनेट तथा चूने के फॉस्फेट की प्रधानता होती है। मतलब जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है ना, मुर्गी के अंडे का बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो कार्बोनेट्स, ठीक है, तथा चूना कह सकते हो, जिसे लाइम कहते हैं, चूने के फॉस्फेटों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बोनेट्स तथा फॉस्फेट का या चूना लाइम का बना हुआ होता है, ठीक है ना। रंग कैसा होता है? अंडों का श्वेत भी होता है, आप जानते हो, सफ़ेद भी होते हैं, भूरा भी होता है, और बादामी भी होता है। तो ये कई रंग का होता है अंडा। अलग अलग मुर्गी के अलग अलग अंडे होते हैं। मतलब मुर्गी के कहूँ या फिर कई चीज़ों से पाए जाते हैं ना। मैं ज़्यादा खाती पीती तो हूँ नहीं इन चीज़ों को, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर हाँ मतलब आँखों से ज़्यादा नहीं देखी है, लेकिन पढ़ती हूँ तो नॉलेज बढ़ गई, ठीक है। तो अंडे का जो संपूर्ण जो अंडा होता है, अगर पूछा जाए अंडे के संपूर्ण भार का कितना प्रतिशत आवरण बाहरी छिलका होता है, तो 11%, ठीक है। संपूर्ण जो अंडा होता है अपने आप में 100% होगा। उसमें जो हमने अभी बताया था 12% क्या होता है? अंडे का बाहरी आवरण होता है। तो फिर चाहे आप उसे 11% भी मान सकते हो या फिर 12% भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा अब नहीं, इतना ही सही है, क्योंकि और क्वेश्चन रह जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। कॉर्न, एल्बुमिन, ओबोम्यूकॉइड और एबिडिन, ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रोटीन हैं किसके? अंडे में पाए जाने वाले। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अंडे को उबाल कर ही क्यों प्रयोग करते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसमें क्या पाया जाता है? एविडिन पाया जाता है। ये एविडिन जो होता है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है, खासतौर से जो बायोटिन होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी में इसकी वजह से नहीं हो पाता, ठीक है ना। बायोटिन किसका नाम है, कोई बताएगा? बायोटिन किसका नाम है? रासायनिक नाम है विटामिन का। तो जो आपका बायोटिन होता है इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। तो एविडिन जो है, इसीलिए हम अंडे को उबालते हैं, जिससे एविडिन क्या होता है वहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है, और बायोटिन हमारी बॉडी के लिए उपयोगी हो जाता है। आपको एक दिख रहा है ओबोम्यूकॉइड। जो ओबोम्यूकॉइड होता है, ये अभी जो अंडे के एल्बुमिन होता है उसमें 10% का पाया जाता है, ठीक है। अंडे का जो मुख्य प्रोटीन क्या होता है? एल्बुमिन होता है, उसमें ये 10% जो है पाया जाता है, 10%, ठीक है, 10% पाया जाता है ओबोम्यूकॉइड। ये भी एक प्रोटीन ही है अंडे का, ठीक है ना। इसमें क्या प्रचुरता किसकी होती है ओबोम्यूकॉइड में? तो खनिज लवण की प्रचुरता होती है, ठीक है। खनिज लवण इसमें जो है अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज लवण जो है यहाँ पर अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ओबोम्यूकॉइड में। और ये ट्रिप्सिन अवरोधक का काम भी करते हैं, ट्रिप्सिन अवरोधक का काम करते हैं। ट्रिप्सिन अवरोधक का अगर पूछा जाए काम कौन करता है, तो वो करता है ओबोम्यूकॉइड, ओके। अब आपको दिख रहा है कौन एल्बुमिन, इसकी भी जरा सी चर्चा कर लेते हैं जब इतना किया है, ठीक है ना। तो ये अंडे के सफ़ेद भाग में पाई जाती है अंडे के, ओके। और जो मात्रा होती है कितनी होती है इसकी? 13% जो है मात्रा होती है। तो आई थिंक इतना अंदर जाके इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं डीपली, लेकिन जो पहले हमने चर्चा की वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा कि
कितना परसेंट कौन सा, मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन अब कह नहीं सकते हैं, आजकल कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्वेश्चन है 12, वह पीएच जिस पर दूध की घुलनशीलता निम्न होती है 6.8, 4.6, 6.6 या फिर 5.6। एक ऐसा पीएच जिस पर दूध की जो है घुलनशीलता जो है निम्न होती है। दूध के विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा 6.8, 4.6, 6.6 और 5.6। तो इनमें आंसर आपको देना है, जब तक कमेंट में करिए, जब तक मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिल्क की चर्चा करती हूँ। यहाँ पर दूध क्या है, एक संपूर्ण आहार का उदाहरण है, लेकिन कह सकते हैं इसमें आयरन एंड किसका, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन आयरन प्लस सी, जो विटामिन सी है इसका क्या होता है, अभाव होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं ये संपूर्ण आहार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि माना गया है इसलिए हम भी मानेंगे, ठीक है ना। और कैसा है, ये कि जटिल रासायनिक है, ठीक है, जटिल रसायन है, ये ध्यान रखिएगा, जटिल रासायनिक पदार्थ है दूध, ठीक है, जटिल भी है, रासायनिक पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आपको तो लगेगा अरे दूध तो लिक्विड होता है, ये जटिल कैसे हो सकता है, ठीक है ना, ये रसायन कहाँ है, इसे तो हम पीते हैं। भाई ये जटिल रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें जो वसा होती है किस रूप में पाई जाती है दूध में, पूछा जाए वसा का क्या रूप होता है, तो ये पायस के रूप में होता है। आपने देखा होगा जब हम बॉईल करते हैं तो छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं वसा के, तो वो क्या पायसीकरण है, पायस है, ठीक है ना। कैल्शियम जो सॉरी यहाँ पर केसिन जो प्रोटीन होती है, कैल्शियम केसिन जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में होती है, वो कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम केसिनेट के रूप में होती है, केसिनेट, ओके, केसिनेट यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो जो केसिन होती है दूध में, आप जानते हो प्रोटीन होती है एक तरीके की दूध में, और केसिन के कारण कहीं ना कहीं दूध में सफ़ेद रंग भी होता है। तो यहाँ पर जो केसिन होता है, जो पनीर होता है, वो उसमें केसिन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है सब, है ना। तो ये केसिन जो होता है ये कैल्शियम केसिनेट के रूप में पाया जाता है। जो दूध होता है वो कैसा होता है, कोलाइडल होता है, ठीक है, कोलाइडल होता है, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि ये इसमें कोलाइडल इसलिए माना गया है, दूध तो लिक्विड होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ना केसिन, ये कोलाइडल रूप हो जाता है, कण के समान हो जाता है ना। और जो दूध की शर्करा होती है वो आप जानते हो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज दूध की शर्करा है, हम सभी जानते हैं, उसकी वजह से दूध में मीठापन होता है। और यहाँ पर एल्बुमिन दूध में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अंडे में भी एल्बुमिन पाया जाता है, और यहाँ पर भी एल्बुमिन जो है इसमें पाया जाता है दूध में, ये भी आपको याद रखना होगा। और बकाया जो अगर पूछा जाए कि इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, इसका संगठन, ठीक है, वसा का ये सब किस में आ जाएंगे, ये संगठन में आ जाएंगे दूध के, ठीक है। तो दूध के संगठन में पूछा जाए वसा कितनी होती है, वसा तो हम कहेंगे 3 से 6% होती है, 3 से 6% होती है। अगर हम कहते हैं प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन हम कहेंगे 3 से 4% होता है, प्रतिशत में है ये आंसर, ठीक है ना, 3 से 4%, ओके। यहीं पर अगर हम बात करते हैं लैक्टोज कितना होता है, लैक्टोज जिसके कारण दूध मीठा होता है, तो लैक्टोज जो होता है वो होता है 4 से 7%, 4 से 7% लैक्टोज होता है। खनिज लवण की मात्रा कम होती है, जैसे कि हम कहें आयरन जो होता है, आयरन भी कम होता है, ठीक है, आयरन तो होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। तो खनिज मात्र कितने होते हैं, 0.07%, लेकिन कैल्शियम वगैरह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और पानी सबसे ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादातर चीज़ों का पूछा जाता है, ठीक है। तो पानी इसका भी याद रखिएगा, 85 टू यहाँ पर हम कह सकते हैं 88% तक जो है पानी ही होता है, ओके। तो इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा दूध के विषय में। अगर पूछा जाए कि इसका प्रोटीन किस तरीके का होता है, तो इसका प्रोटीन जो होता है वो उत्तम कोटि का होता है, मतलब उत्तम कोटि मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, उत्तम कोटि का प्रोटीन पाया जाता है इसमें। अगर बात करें कि गाय के दूध में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, गाय के दूध में, ठीक है ना, गाय के दूध में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 3.5 तक, ठीक है, 3.5% तक होता है। भैंस के दूध में प्रोटीन पूछा जाए, भैंस के दूध में प्रोटीन, तो भैंस का दूध काफ़ी हैवी होता है, तो आप जानते हो उसमें सभी तत्व जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो तभी बच्चे जो होते हैं भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो केसिन होता है, हमने बताया था दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या है, केसिन है। तो ये एक तरीके का कैसा प्रोटीन है पूछा जाए तो फास्फोप्रोटीन है, मतलब फास्फोरस के साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरीके का केसिन किस तरीके का प्रोटीन है दूध में, तो ये फास्फोप्रोटीन का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। जो ये फास्फोप्रोटीन है क्या, एक अमीनो अम्ल, एक आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें किसका अभाव होता है दूध में, तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है, सल्फर युक्त
एमिनो अम्ल का अभाव होता है, ठीक है ना, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का क्या होता है, अभाव होता है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है, ये आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें लाइसिन थ्रियोनिन की प्रचुरता होती है, लाइसिन और थ्रियोनिन। देखो ये क्वेश्चन है आपको के लिए इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा कि दूध में क्या क्या पाया जाता है। जरा सा हट के प्रश्न पूछा, जो नॉर्मल बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दूध में एकदम बहुत अंदर भी नहीं चले जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि सारे की सारे बेसिक ही पूछ लिए जाएंगे जो अब तक पूछे गए, तब तो सारे रिपीट हो जाएंगे ना, सारे प्रश्न थोड़ी ना रिपीट कर देंगे। तो थोड़ा हट के पूछा तो यहीं पर तक पहुँचेंगे, बहुत अंदर भी नहीं घुसेंगे, है ना, क्योंकि अंदर तो तब घुसेंगे कि स्टार्टिंग के सारे ही प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर लाइसिन और थ्रियोनिन जो होता है, इसमें जो दूध में है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो दूध कितने रूपों में पाया जाता है, जो दूध का केसिन होता है, केसिन के रूप पूछे जाए कितने होते हैं, तो 3 रूपों में पाया जाता है केसिन, 3 रूपों में पाया जाता है। कैसे, एक होता है अल्फा केसिन, दूसरा होता है बीटा केसिन, और तीसरा होता है गामा केसिन। तो ये 3 तरीके के केसिन जो होते हैं पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इन प्रश्नों की बाद में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.6। जो पीएच होता है, दूध किस पीएच पर घुलनशील होता है, तो 4.6 पीएच पर घुलनशील होता है। ये प्रश्न मैं इसीलिए डाले हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूँ। क्वेश्चन है 13, शरीर में बाइफाइट्स कारक क्या होते हैं। लैक्टोबैसिली के विकास को रोकते हैं, ई कोलाई के विकास को रोकते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, या फिर केवल भी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर शरीर में जो बाइफाइट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं लैक्टोबैसिली के विकास को भी रोकते हैं, ई कोलाई के विकास के लिए भी रोकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 14, दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर किया जाता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक है आपका 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, दूसरा है 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए। अगर यहाँ पर 15 सेकंड तक दिया होता, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 30 सेकंड दिया है, ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे सही आंसर होगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जो होता है दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, ठीक है ना। 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए यह दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, अंडे के छिलके का संरक्षक आवरण निम्न में से किसका बना होता है। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन है 16, एल्यूरोन परत में कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। फॉस्फोरस, थाइमीन, स्टार्च, या फिर ए और बी दोनों। एल्यूरोन आप जानते हो जो गेहूं होता है उसमें जो आपकी आंतरिक परत होती है उसकी परत को कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके का जो छिलका होता है, जो भूसी वाला पार्ट होता है, जिसे हम ब्राउन कह सकते हैं, उसके जो अंदर की रचना होती है वो एल्यूरोन होती है, ठीक है। तो इसमें आपके फॉस्फोरस प्लस थाइमीन, इन दोनों की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा होती है। और छिलके वगैरह में थाइमीन तो पाया ही जाता है। थाइमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, जो कि एक जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, जल में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है ना, घुलनशील। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 17, सीलिएक प्रकार के रोग में कौन सा पोषक तत्व प्रतिबंधित होता है। सीलिएक आंत का रोग है, ठीक है ना, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूटेन है, वसा है। तो प्रोटीन तो होता ही है यहाँ पर प्रतिबंधित, लेकिन कौन सा, ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन प्रोटीन। क्या करता है, ये काफ़ी लसलसा पदार्थ होता है, लसा पदार्थ होता है, जो कि आंतों में चिपक जाता है और सही से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटीन क्या है, अगर प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, एमिनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज है। और वसा जो होते हैं हमारे जो पशी अम्ल वगैरह में टूट जाते हैं। क्वेश्चन है 18, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। वायरसेस कहते हैं, एस्फिक्सिया कहते हैं, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं, पैरेस्थीसिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो एस्फिक्सिया कहलाती है, ठीक है ना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हम एस्फिक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन है 19, पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ई कोलाई के कारण,
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेप्टिक अल्सर जो बैक्टीरिया होता है वो किसके कारण होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण के कारण होता है। साल्मोनेला जो टाइफी है इसके वजह से टाइफाइड होता है, ठीक है ना, गंदे पानी वगैरह के प्रयोग से साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला हमारी आंतों में भी पाया जाता है, आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, लेकिन जब इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये हमारे लिए रोग का रूप ले लेती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, उच्च रक्तचाप के रोगी को दी जाने वाली डाइट क्या है? डैश डाइट है, कैंपनर डाइट है, ए और बी दोनों है, केबल बी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डैश डाइट की बात करें, कैंपनर डाइट की बात करें, ये दोनों ही ऐसी डाइट हैं जो उच्च रक्तचाप के रोगी, हाइपरटेंशन वाले जो रोगी होते हैं उनके लिए दी जाती है। इनमें क्या होता है, नमक है, वसा है, इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मतलब बहुत कम होता है अमाउंट इसका। और जो आपके कह सकते हैं अनाज होते हैं, है ना, सीरियल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट वाले जैसे चावल वगैरह हैं, ये चीज़ें हो गई। या फिर हम कह सकते हैं जो लो क्वालिटी प्रोटीन होते हैं उनका प्रयोग किया। लो क्वालिटी का मतलब यहाँ पर नहीं वो वाले लो क्वालिटी नहीं, खराब वाले, मतलब जो मुलायम होते हैं, बॉडी जल्दी से ऑब्जर्व कर ले, इस तरीके के प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। खासतौर से सब्जियों पर, फलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मतलब नमक वगैरह बैन होता है इनमें, या बहुत नॉर्मल दिया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उच्च रक्तचाप के रोगी को दी जाने वाली डाइट को हम डैश डाइट या कैंपनर डाइट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, जेली परीक्षण के लिए चीनी की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? 15%, 40%, मतलब बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 65% और डी ऑप्शन है 55%। पहले हम जेली बनाते हैं तो जेली से प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है, तो जेली के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम जेली बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फल किस तरीके के लेते हैं, फल, ठीक है। तो फल बहुत ज़्यादा पके नहीं होते, अध पके फलों का प्रयोग करते हैं, अध पके फलों, ठीक है ना। अध पके फल में क्या होता है, पैक्टिन अम्ल जो है मतलब अच्छा पाया जाता है। पैक्टिक अम्ल जो होता है इसकी क्या होती है, प्रचुरता होती है, या अधिक ये पाया जाता है, ये कह सकते हो। अच्छा, जब हम जेली बनाते हैं तो 1 किलो फलों में, ठीक है, 1 kg मान लो फल हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, फल में कितनी चीनी का प्रयोग होता है? तो 800 ग्राम चीनी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मतलब 1 किलो फल में 800 ग्राम चीनी काफ़ी होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप सोच सकते हो कि मतलब चीनी की मात्रा इसमें ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है ना। तो जेली बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई किसकी, पैक्टिन की, और फलों में और चीनी कितनी प्रयोग करनी है उसकी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फलों में पैक्टिन की मात्रा क्या है, कम है, तो चीनी ज़्यादा लगेगी या कम? तो जब पैक्टिन ज़्यादा होता है तो चीनी का प्रयोग कम होता है, ठीक है ना, ओके। और जब पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन कम होता है तो चीनी का प्रयोग ज़्यादा होता है, ये उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। पैक्टिन कम होगा तो हमें चीनी ज़्यादा चाहिए होगा, और पैक्टिन ज़्यादा होगा तो हमें चीनी कम चाहिए होगा। ये इसका एक बनाने का कुछ तरीका होता है, प्रोसेस, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें किसी फल में, जैसे अभी हमने बताया कि 800 ग्राम चीनी लेनी है 1 kg फलों के रस में, लेकिन मान लो आपके पैक्टिन की मात्रा कम है तो 500 ग्राम चीनी लोगे, तब 800 ग्राम आप नहीं लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा, जमाव बिंदु की जांच की बात होती है कि जो आपका जेली होता है, जेली बनाते हैं तो इसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जमाव बिंदु की जांच के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। जमाव बिंदु की जेली सही से जमी है या नहीं, बिंदु की जाँच के टेस्ट कौन कौन से, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर जमाव बिंदु की जाँच के टेस्ट होता है, एक होता है गिलास टेस्ट, ठीक है ना, गिलास टेस्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है सीट टेस्ट होता है, ठीक है ना, सीट टेस्ट होता है। तीसरा बात करें तो प्लेट टेस्ट होता है, प्लेट टेस्ट। तो ये 3 तो टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है ना, गिलास टेस्ट, सीट टेस्ट और प्लेट टेस्ट। ये 3 तरीके के जो होते हैं टेस्ट किए जाते हैं जेली के जमाव के परीक्षण के लिए, ठीक है, कि जेली सही से जमी है या नहीं जमी है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जेली परीक्षण के लिए चीनी
कि कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो 65% मात्रा का प्रयोग जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको यही दिख रहा है और इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 65% हम जो है चीनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर चीनी का पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन है 22, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1954, 1987 या फिर 1964। तो खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। इसके अंतर्गत अगर पूछा जाए हुआ क्या, तो कुछ मानक बनाए गए। ठीक है, कुछ मानक तैयार किए गए, स्टैंडर्ड बनाए गए कि कौन सा भोज्य पदार्थ हम कब कहेंगे कि इसमें कोई मिलावट की गई है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां, इसके लिए स्थितियां, कानून वगैरह बनाए गए थे। ठीक है ना, ये आता कब है? 1954 में आता है, लेकिन लागू थोड़े बाद में होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली लागू कब हुआ, तो ये हुआ आपके 1 जून। ठीक है, 1 जून 1955 को लागू हुआ। ठीक है ना, 1 जून 1955 को लागू हुआ अलग पूछता है। और कब आया ये मिलावट अधिनियम? तो आया 1954 में था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जून 1955 में हुआ था। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए समय समय पर। जो संशोधन थे, एक 1968 का संशोधन, ये पूछे जाते हैं, इनको अन्यथा मत लीजिएगा, और एक हुआ था संशोधन 1973 में। तो ये 2 मुख्य संशोधन हुए थे और आगे भी हुए होंगे, लेकिन जो आपके बुक्स में मिलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, भोज्य पदार्थों में अगर हम बात करें मिलावट कितने प्रकार से होती है? ठीक है ना, तो 2 कारण होते हैं भाई, 2 कारण हो सकते हैं मिलावट के। 2 कारण कौन कौन से? एक तो जानबूझकर आपने मिला दिया। ठीक है, जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज अपने आप थोड़ी ना के मिल जाएंगे, उन्हें तो आपने मिलाया है जानबूझ के। और एक अनायास हो गई, जैसे घुन हो गए, कीड़े वगैरह हो गए। तो ये जानबूझ के नहीं करता व्यक्ति कि हमारा अनाज वगैरह खराब हो जाए, सामान खराब हो जाए, ये धोखे में हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये तरीके होते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट के। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, फलों में पैक्टिन मात्रा कैसे पता लगाया जा सकता है? अल्कोहल टेस्ट द्वारा, सीड टेस्ट द्वारा, बबल टेस्ट द्वारा, या फिर यहाँ पर फॉक टेस्ट द्वारा। तो यहाँ पर फलों में पैक्टिन की मात्रा का पता कैसे लगाया जाता है? तो वो अल्कोहल टेस्ट द्वारा लगाया जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। बकाया अभी हमने प्लेट टेस्ट, सीड टेस्ट और ग्लास टेस्ट की बात की थी, जो कि पैक्टिन की जांच के लिए जेली की जांच के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है 24, वह पीएच जिस पर जेली का उचित निर्माण होता है? 4.6, 3.2, 2.9, 6.4। ये जेली के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक जगह शॉर्ट नोट में बना लीजिएगा। ठीक है, जेली से प्रश्न आपके बनते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.2। ठीक है ना, वह पीएच जिस पर जेली का उचित निर्माण होता है, 3.2। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, इनमें से कौन सा वर्ग 2 परिरक्षक नहीं है? मतलब वर्ग 2 परिरक्षक कौन सा नहीं है? सार्बिक एसिड, विनेगर, बेंजोइक अम्ल, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर विनेगर जो है ना, ये टाइप वर्ग 2 परिरक्षक नहीं है, मतलब ये टाइप 1 में आएगा। इसका मतलब बकाया सार्बिक एसिड और बेंजोइक अम्ल क्या है? ये टाइप 1 परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत आते हैं। विनेगर आप जानते हो, जो अचार वगैरह होता है हम उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अचार चटनी वगैरह में। तो ये क्या होता है? टाइप 1 में आ जाता है, हम सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 26, लीलन के रेशों की लंबाई होती है 10 से 12 इंच, 12 से 20 इंच, 12 से 18 इंच, या फिर 15 से 21। क्वेश्चन 26 से आपको दिख रहा है अब हमारा टेक्सटाइल स्टार्ट हो गया, मतलब हमने हर चीज़ के प्रश्न 25 डाले हैं। तो 25 अपने न्यूट्रिशन साइंस को सॉल्व किया। अब हम करते हैं 26 से टेक्सटाइल के 50 तक क्वेश्चन। तो लीलन के रेशो की लंबाई कितनी होती है ये बतानी है। 10 से 12 इंच होती है, और 12 से 20 इंच होती है, 12 से 18 इंच होती है, या फिर 15 से 21। तो लीलन के रेशे की जो लंबाई होती है वो 12 से 20 इंच तक मानी गई है। ठीक है ना, क्योंकि वनस्पति जगत का जो होता है, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा कहा जाता है, वनस्पति का सबसे लंबा रेशा। ठीक है ना, यहाँ पर 12 से 18 या 15 से 18 क्या होता है? 15 से 18 खासतौर से इसका माइक्रोन माना जाता है लीलन का। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए माइक्रोन का, तो हम कह सकते हैं 15 से 18 जो है माइक्रोन होता है लीलन का। अगर हम संगठन की बात करें, लीलन के संगठन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो सेल्यूलोज होता है लीलन में कितना होता है? सेल्यूलोज होता है 71%। ठीक है, 71%। पानी इसमें 11% होता है। ठीक है, पानी कितना होता है? क्योंकि ज़्यादातर तो सेल्यूलोज होता है, तो पानी 11, क्योंकि लिक्विड चीज़ नहीं है जो आप सोचो पानी ज़्यादा होगा, 11% पानी होता है। गोंद जो इसमें पाया जाता है पैक्टिन,
ठीक है, जिसकी वजह से इसमें गांठदार संरचना दिखती है गोंद की, पैक्टिन की। तो अगर पैक्टिन की बात करें कितना होता है, तो 9 से 10% या फिर 9.5% तक क्या होता है, पैक्टिन होता है। और अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं, भाई अशुद्धियाँ तो हर रेशे में पाई ही जाती हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक गुण है अशुद्धियाँ होना, है ना। तो 6% तक इसमें जो होता है अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज 71% तक, 11% तक पानी होता है। पैक्टिन की मात्रा जो गोंद होता है 9.5% तक होता है, और अशुद्धियाँ 6% तक इसमें जो है पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। अगर एवरेज आपसे पूछ लिया जाए तो 60 से लेकर 70% या फिर 66 से 70% जो है आपको यहाँ पर सेल्यूलोज देखने को मिलता है। इसमें वसा भी पाई जाती है, थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वसा पाई जाती है 2 से 4%, ठीक है, 2 से 4% वसा पाई जाती है। ओके, क्लियर हुआ इतना? जो है आई थिंक हिसाब से आपके लिए सही है, मतलब लीलन बकाया तो आपने पढ़ा ही है, अक्सर पढ़ते ही हो, तो इतना जो है मेन हमने बता दिया। क्वेश्चन है यहाँ पर 27, निम्नलिखित किस विशेषता के कारण लीलन के रूमाल व तौलिया अधिक बनाए जाते हैं? अवशोषकता के कारण, टिकाऊपन के कारण, सफाई आसान होती है, ऊष्मा चालकता के कारण। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, अवशोषकता पाई जाती है। जितनी जल्दी ये पानी को अवशोषित करता है उतनी ही जल्दी रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से किचन वगैरह के प्रयोग के लिए इसका, मतलब किचन वगैरह में इसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है लीलन के रेशों के कपड़ों का। जब लीलन की खेती की जाती है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले जब हम ज़मीन को तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है, गहरी भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, मतलब गहरी गुड़ाई की जाती है, या फिर गहरी भूमि जो होती है, कई बार उसका मतलब जो होता है ना, खेतों में मिट्टी को खोदने की प्रक्रिया की जाती है ना। तो लीलन के जो रेशे अगर आपको अच्छे प्राप्त करने हैं तो इसकी मिट्टी को गहराई से खोदना पड़ता है। ठंडा और आर्द्र मौसम चाहिए होता है, ठंडा और कैसा, आर्द्र मौसम चाहिए होता है। आर्द्र मौसम जो है इसके लिए अच्छा माना जाता है लीलन के रेशे के लिए, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना लगता है, 7 वर्ष का समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि एक वर्ष आपके लिए एक वर्ष आपके लिए जो फसल है उसको मतलब लगाना, मतलब बोना वगैरह, काटना वाटना, और 7 वर्ष कहीं ना कहीं, 6 वर्ष कहीं ना कहीं इसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, ठीक है ना। ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है, ये नहीं है कि ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर तरह तरह की खेतियों का प्रयोग किया जाता है। कभी मतलब कोई सब्जी उगा ली, कभी गन्ना उगा ली, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ उगाते रहते हैं जिससे उसमें न्यूट्रिशन बहुत सारे आ जाएं, किसके, लीलन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें लैंड ऑफ लीलन किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ लीलन कहते हैं मिस्र के लिए। अगर पूछा जाए लीलन के का रासायनिक या वानस्पतिक नाम क्या है, तो हम कहेंगे लीनम यूसीटेरिशियम, ठीक है। लीनम यूसीटेरिशियम जो है इसका रासायनिक नाम है, यूसीटेरिशियम, DCM, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है। कब फसल बोई जाती है, तो अप्रैल और मई में बोई जाती है। क्विक रिवीजन चल रहा है एक हिसाब से, अब एग्जाम तो सिर पे है, जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ठीक है ना। अप्रैल मई में इसकी क्या है, आपकी खेती जो है की जाती है। ओके, भूमि भुरभुरी होनी चाहिए, गहरी भूमि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पानी साफ एवं मृदु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 28, लीलन वस्त्र कपास की अपेक्षा डैश मतलब सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, सामान्य मूल्य के होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाई लीलन के वस्त्र जो होते हैं कपास की अपेक्षा महंगे होते हैं, बी ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन किससे प्राप्त होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम यही प्रश्न पूछा जाता है कि किससे प्राप्त होता है, फ्लैक्स से प्राप्त होता है, ठीक है ना। शांति का, पवित्रता का सूचक मानते हैं। वनस्पति जगत का दूसरा ये प्रमुख रेशा होता है, क्योंकि प्रथम तो कपास होता है, ओके, और वनस्पति में सबसे लंबा रेशा होता है, मजबूत रेशा होता है, सुंदर रेशा, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत, कोमल वस्त्र इससे जो है बनाए जाते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, कपास तंतु की सबसे बाह्यतम सतह किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की, पैक्टिन की, प्रोटीन की, कार्बन की। तो कपास तंतु की सबसे बाहरी परत हम समझ सकते हैं क्यूटिकल की बनी हुई होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कपास के विषय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैसा रेशा है, तो ये एक विश्वव्यापी रेशा माना जाता है। विश्वव्यापी या फिर यूनिवर्सल फाइबर के नाम से, हम मानव मित्र रेशा के नाम से हम इसको प्रथम वानस्पतिक रेशे के नाम से जाना जाता है। और भारत इसका कौन है, भारत इसका उत्पादक या जन्मदाता देश है कपास का। भारत जन्मदाता देश है, ठीक है, जन्मदाता देश है किसका, कपास का जन्मदाता देश कौन है, भारत है। कैसी मिट्टी चाहिए भैया इसको उगाने के लिए, तो उष्ण कटिबंधीय काल जलवायु होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय
क्या होती है, जलवायु। एंड अगर हम बात करें तो काली मिट्टी जो होती है रेगुर के नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी बारिश होनी चाहिए, तो 12 इंच से लेकर हम कह सकते हैं 15 इंच तक जो है बारिश यहाँ पर कब, जब हम बीज वगैरह बोते हैं उस समय जो है होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, जो क्षार युक्त भूमि होती है उसमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। अगर पूछे जाए लंबे रेशे के लिए, कपास के लंबे रेशे प्राप्त करने कैसी भूमि होनी चाहिए, तो क्षार युक्त होनी चाहिए लंबे रेशों के उत्पादन के लिए। कपास के रेशे किस तरीके से बोए जाते हैं, तो एक कतार में, ये प्रश्न बन सकता है भाई, क्योंकि नहीं पता होता अगर डीपली नहीं पढ़ो कि इसका क्या अर्थ होगा। तो कतार मतलब एक लाइन में बोए जाते हैं। ओके, वर्षा इसमें अधिक चाहिए होती है, ये ध्यान रखिएगा। खासतौर से जब बीज बोते हैं, तब बीज बोते समय वर्षा जो होती है, हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम से कम नॉर्मल अभी हमने आपको बताया था 12 से 15 इंच, लेकिन 30 से 38 कब, जब हम बीज बो रहे हैं उस समय, क्योंकि हमें अच्छी वर्षा चाहिए होती, सर्वाधिक वर्षा इस समय हमें चाहिए होती है। ओके, कितना समय लगता है, तो 200 दिन का समय, या फिर हम कह सकते हैं 1 वर्षीय पौधा है ये। कैसा है, 1 वर्षीय पौधा है कपास। ओके, 1 वर्षीय पौधा है कपास, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। एनुअल जो पौधा माना जाता है कपास, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 30, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखता है गोल, अंडाकार, बेलनाकार, किडनी के आकार का या अंडाकार। अगर क्वेश्चन में मर्सराइजेशन लगा होता है, जब मर्सराइज परिसज्जा कर दी जाती है तब कैसे दिखता है, तब गोलाकार दिखाई देता है। तब कैसा दिखता है, गोलाकार दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर सीधे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो कपास तंतु का सिर्फ अनुप्रस्थ काट पूछा है, तो वो किडनी के आकार का या फिर कान के आकार का जो है होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, किडनी या फिर कान के आकार का। आपको पता है कपास पर एक प्रक्रिया होता है गीनिंग, जिसे कहते हैं बिनौले निकालना, ठीक है ना। बिनौलों को रेशों से अलग किया जाता है। तो ये हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है, तो अगर पूछा जाए तो ये कार्य ओटनी द्वारा, ठीक है, ओटनी या फिर चरखी द्वारा किया जाता है भारत में, ठीक है। ओटनी या चरखी द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा हटके। ओके, ओटनी या चरखी द्वारा, और खासतौर से ये हाथ से भी किया जाता है, ठीक है ना। हाथों से भी आप ये ओटनी का प्रयोग करके आप बीजों से रेशों को अलग यहाँ पर कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं वनस्पति से, रेशों से, सन से या जानवरों के बाल से। तो हम सभी जानते हैं जानवरों के बाल से जो है आपका ऊन प्राप्त होता है। कीट से अगर पूछा जाए तो रेशम प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। सन से आप जानते हो फ्लैक्स या फिर लीलन प्राप्त होता है, ठीक है, लीलन प्राप्त होता है। रेशे ही, सभी रेशे ही होते हैं वनस्पति को, प्राकृतिक में आपके कृत्रिम हो गया, प्राकृतिक में आपका वनस्पति हो गया, प्राणिज हो गया, और जो आपके जो एस्बेस्टस वगैरह होता है खनिज, ये सभी रेशे ही हैं, है ना। और जो आपके सिंथेटिक होते हैं उनसे मुख्यतः धागा ही तैयार कर लिया जाता है, रेशे कम ही उत्पादित किए जाते हैं, क्योंकि भाई रेशे के बाद धागा ही बनाना होता है, तो सीधे उसमें धागा ही जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 32, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था, भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, जापान में। तो यहाँ पर आंसर होगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या होता है, ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था। अगर बात करें भारत में किसका हुआ था, तो कपास का हुआ था, ठीक है, कपास का हुआ था। चीन में बात करें तो रेशम, ओके, सीलिंग देवी कौन थी, देवी थी। जापान में अगर हम बात करें तो रेशम का जो वैज्ञानिक उत्पादन जापान ने किया था, रेशम का वैज्ञानिक उत्पादन की जो विधि है वो जापान की देन है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 33, कौन सा देश ऊन उत्पादक नहीं है, ठीक है ना। चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र। तो आप जानते हो चीन जो है ऊन का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं करता है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र, ये ऊन के उत्पादक देश हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस सभ्यता में मतलब ऊन जो है उत्पादन किस सभ्यता से माना जाता है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से ऊन का उत्पादन माना जाता है, ठीक है ना। कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी तब भी ऊन का उत्पादन होता था, तो ये सभ्यता इसका ऊन का जन्म स्थान मानी जाती है। ये भी आप इसको मान सकते हो। अगर हमारे देश में बात करें कि ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा कह सकते हो ग्रंथ है, ठीक है, तो महाभारत जो ग्रंथ है इसमें भी ऊन का जिक्र मिलता है। ऊन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। ऊन का जिक्र कहाँ मिलता है, महाभारत में। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र मिलता है, तो पश्मीना शॉल,
ठीक है, पश्मीना शॉल का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वस्त्र जिसका जिक्र मिला है आपको महाभारत में, तो वो पश्मीना शॉल का जिक्र यहाँ पर मिला है। पहले के जो मुगल लोग होते थे ये भी क्या होते थे, बादशाह वगैरह को उपहार स्वरूप ऊन के शॉल वगैरह ये गिफ्ट किया करते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, मेरिनो भेड़ की ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? जापान में, यूरोप में, मिस्र में, भारत में। तो मेरिनो जाति स्पेन में पाई जाती है, जो कि स्पेन का एक हिस्सा है। ठीक है ना, सॉरी, यूरोप का एक हिस्सा है, स्पेन में पाई जाती है। स्पेन देश पूछा जाए स्पेन और यूरोप का, ये एक जैसे एशिया में भारत चीन ये सब आ जाते हैं, इस तरीके से यूरोप में स्पेन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूरोप आंसर हो जाएगा। अगर स्पेन होता तो स्पेन हम आंसर लगाते। अच्छा, कब ये हुआ था? मेरिनो जाति की भेड़ से जो ऊन मिलता है ये कब की बात है? तो 13वीं शताब्दी में ये चीज़ हुई थी। 13वीं शताब्दी से यहाँ जो है उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी से स्पेन के जो लोग थे इन्होंने ऊन को तैयार किया, किससे? मेरिनो जाति की भेड़ से। ओके, मेरिनो जाति की भेड़ से। और कौन लोग ये थे अगर बात की जाए? हर्डमैन लोग थे, हर्डमैन, जिन्हें हमारे यहाँ गडरिये के नाम से जानते हैं, हर्डमैन। ठीक है, इंग्लिश में को हिंदी में को बात एक ही है, बस सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है अगर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है। ठीक है, गडरिया बोलना थोड़ा अजीब सा फील आता है। ठीक है ना, तो हर्डमैन आप कह सकते हो इनको, हर्डमैन द्वारा मेरिनो जात की भेड़ को सबसे पहले पाला गया। ये उत्तम कोटि की ऊन थी। ठीक है, उत्तम कोटि की ऊन थी। ओके, उत्तम कोटि की ऊन है यहाँ पर मेरिनो वूल, इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, भेड़ की वह नस्ल जिससे सर्वोत्तम किस्म की ऊन मिलती है? मेरिनो, मेमना, योक या ऊंट। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मेरिनो से सर्वोत्तम किस्म का ऊन आपको मिलता है। अगर बिक्कुना होता तो हम उसको भी मानते, क्योंकि बिक्कुना से भी, वैसे सर्वोत्तम किस्म जो है आपको ज़्यादातर मेरिनो ही पढ़ने को मिलेगी। बिक्कुना जो है महंगा ज़्यादा है। ठीक है, मेमना जिसे हम लैले का ऊन कहते हैं, लैले का ऊन कहते हैं, जो कि 8 माह के मेमने से उतारी जाती है। काफ़ी मुलायम होती, सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है, लेकिन मजबूती का अभाव होता है क्योंकि एक बच्चे से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और योक और ऊंट से भी जो है आप जानते हो, जैसे कि जो बैक्टीरियन ऊंट का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बैक्टीरियन ऊंट, तो इससे क्या होता है, इससे भी आपकी ऊन प्राप्ति होती है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 36, प्रथम श्रेणी की ऊन है मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त, संकरण जाति की भेड़, खिंची हुई या बीडर वूल। तो खिंची हुई ऊन आप जानते हो डेड वूल को कहते हैं। खासतौर से जब कोई जानवर एक्सीडेंट वगैरह में मर जाता है तो उसकी ऊन को क्या करते हैं, खींच कर शरीर से उतार ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी की ऊन मेरिनो जाति की भेड़ से है। संकरण जाति जब क्रॉस कंडीशन से जब जानवर तैयार किए जाते हैं और उससे ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, बेदर वूल भी नहीं होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेदर वूल होती है, जब ये आपने एक बार किसी से उतार लो तो दोबारा जब हम ऊन उतारते हैं, ठीक है, दोबारा ऊन जब उतारते हैं उसको हम बेदर कहते हैं। ठीक है, बेदर मतलब दोबारा जब हम ऊन उतारते हैं उसको बेदर कहते हैं। ठीक है, हॉगेट ऊन होता है एक, हॉगेट ऊन। हॉगेट ऊन का मतलब क्या होता है? हॉगेट। तो जब 12 से 14 माह, अभी हमने लैले की बात की थी ना, लैले की बात की थी, कहाँ इसमें नहीं था, पीछे प्रश्न में था ना, तो उसको हमने क्या कहा था, 8 माह की आठ माह के जानवर से उतारते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हॉगेट होता है जो 12 से 14 माह की भेड़ से ये उतारी जाती, मतलब ये परिपक्व अवस्था में उतारी जाते हैं। वो लैले का क्या था, वो अपरिपक्व था, बच्चा था 8 महीने का। ठीक है ना, यहाँ पर ये परिपक्व अवस्था में उतारी जाती है, इसको हम हॉगेट ऊन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये मजबूत होती है काफ़ी। ओके, मजबूत होगी क्योंकि आप जब बच्चा बड़ा हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है, तब आप उससे ऊन उतार रहे हो तो होगी ही मजबूत, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। कोटी की ऊन जो होती है, जैसे विपरीत जलवायु में कोई कोटी ऊन अगर पूछा जाए, कोटी की वूल किसे कहते हैं? कोटी की वूल जो विपरीत जलवायु परिस्थिति में जो भेड़ें पलती हैं, जिन्हें सही से पोषण वगैरह नहीं मिलता है, उसको कहते हैं। ये जो कोटी की निम्न कोटि की ऊन होती हैं, ये जैसे आपकी डेड हो गई, खिंची हुई ऊन हो गई, मृत ऊन हो गई। ठीक है, पुल्ड वाली जो हो गई, पुल्ड मतलब खिंची हुई, और कोटी मतलब मृत मतलब डेड। ठीक है ना, तो इस तरीके की जो टैगलॉक हो गई, ये सब निम्न वर्ग के अंदर आते हैं। टैगलॉक ऊन एक ऐसे ऊन होते हैं जो टूटे फूटे बदरंग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म हैं, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है 37, ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें डैश होता है, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन है आपके, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लगभग सभी में पाया जाता है, लेकिन सल्फर जो है किसके ऊन में पाया जाता है, और इस सल्फर की उपस्थिति के कारण ही जब ऊन को जलाया जाता है तो उसमें तीखी गंध आती है, चुभने वाली गंध आती है। ठीक है, तीखी गंध आती है। ठीक है,
एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि मेलानिन कौन से परत में पाया जाता है, कोई बता सकता है? मेलानिन आप लोग लिखिए, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, जब तक आप कमेंट में लिखिए किसके विषय में। मेलानिन जो है कॉर्टेक्स उनके किस परत में पाया जाता है, ये आपको बताना है। मेड्यूला में, कॉर्टेक्स में पाया जाता है या फिर क्यूटिकल में पाया जाता है। इतना आंसर आप देंगे। अगर हम बात करें रेशम ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 4 इंच तक होती है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 4 इंच तक जो होती है ऊन के रेशों की लंबाई होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होंगे तो 7 से 8 इंच। तो ये रेयर होते हैं रेशे जो 7 से 8 इंच लंबे होते हैं। लगभग 1 से 4 इंच ही जो होते हैं ये लंबे जो है पाए जाते हैं। अगर बात करें कि इसमें मजबूती गीली अवस्था में कितना मजबूती कम हो जाती है, तो 25% मजबूती जो है खो देता है ऊन जब गीला होता है। ठीक है, 25% जो है गीली अवस्था में मजबूती इसकी कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपका जो रेयॉन होता है वो भी 25 से 30% जो है कम हो जाता है उसकी मजबूती, जब आप पानी में उसको डालते हो तब। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 38। रेशम का जन्मदाता देश है चीन, जापान, भारत या इंग्लैंड? तो इंग्लैंड की अभी हमने बात की थी ऊन, ठीक है। भारत क्या है? कपास, ठीक है। और जापान ने हमने क्या बताया? वैज्ञानिक विधि को विकसित किया। चीन रेशम उत्पादन किया। और यहाँ पर रेशम का जन्मदाता चीन होता है, ठीक है। चीन जो है रेशम का जन्मदाता माना जाता है। रानी कौन सी थी? सी लिंग ची, ठीक है। सी लिंग ची कौन थी? रानी थी सी लिंग ची, ठीक है। ये कौन थी? ये रानी थी जिनके माध्यम से रेशम का उत्पादन हुआ। रेशम को कह सकते हैं हम रानी, ठीक है। फाइबर मतलब जो भी रेशे होते हैं, रेशों की रानी किसे कहते हैं? रेशम को कहते हैं रेशों की रानी, ठीक है। रेशों की रानी पूछा जाए किसे कहते हैं? रेशम को कहते हैं। रेशम, शुद्ध रेशम का वस्त्र अगर पूछा जाए, शुद्ध रेशम का वस्त्र पटेलू होता है। पटोलू जो गुजरात में बनता है पट्टन नामक स्थान पर, और ख़ास तौर से जो नवविवाहित होती हैं इनके लिए इनका प्रतीक माना जाता है। नवविवाहित के लिए काफ़ी मतलब इनके सुहाग का प्रतीक माना जाता है पटोलू के लिए, ठीक है। हिंदू के ये फेवरेट वस्त्र हैं। ये भी आपको खासतौर से अगर कोई कास्ट के हिसाब से पूछा जाए तो हिंदू के लिए ये काफ़ी लोकप्रिय वस्त्र माना जाता है, ठीक है। रेशम उद्योग का संरक्षक अगर पूछा जाए खासतौर से प्राचीन समय में, तो मोहम्मद तुगलक था, ठीक है। मोहम्मद तुगलक कौन था? ये इसका संरक्षक था। और ये कोई मैं ऐसा नहीं इतिहास वगैरह से लाई, ये रेशम का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, मतलब कहाँ से ये उद्गम हुआ, कैसे कैसे किस किसने इसको सपोर्ट किया, कहाँ इसका वैज्ञानिक विधि से उत्पादन हुआ। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे ये नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर याद होती जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मतलब मोहम्मद तुगलक के विषय में भी दिया है कि ये इसका सबसे बड़ा संरक्षक था। भारत में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र जहाँ पर आपका रेशम उत्पादन होता है, तो आपको जम्मू कश्मीर भी आ जाता है ऑप्शन में। हालांकि जम्मू कश्मीर से पहले आपके कर्नाटक है, सूरत है, मैसूर ही आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी होता है, ठीक है। बकाया मैसूर है, ओके, मैसूर है, कर्नाटक है, ये सूरत है, ये सभी क्या हैं? रेशम उत्पादन में अग्रणी स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 39। 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने हेतु कितने कोकून चाहिए? 3000, 30 से 50, 30,000 या 10,000? एक दिन मैंने जल्दबाजी में धोखे में 30,000 आंसर आपको बता दिया था। इसको कट करके 3,000 कोकून कर लेना। 1 मीटर रेशम वस्त्र बनाने के लिए हमें 3,000 कोकूनों की आवश्यकता जो है होती है, ठीक है। 3,000 कोकून। अगर आपसे प्रश्न एक पूछा जाए कि किस अवस्था में जो कीड़ा होता है गोलाकार रूप में 8 की आकृति बनाता है, किस अवस्था? अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पूछा जाए तो ये कौन सी अवस्था होती है जब कीड़ा जो होता है रेशम का 8 की आकृति में रेशम को लपेटना स्टार्ट कर देता है? तो ये चौथी अवस्था होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये चौथी अवस्था होगा, ओके। प्यूपा के स्टेज में ये काम स्टार्ट हो जाता है, और उसी स्टेज में हम क्या करते हैं, जब ये लपेट लेता है तो कीड़े को मार कर रेशम प्राप्त कर लेते हैं। उसे हम कहते हैं कोकून की अवस्था या प्यूपा की अवस्था, क्योंकि जब कोकून को तोड़कर बाहर निकलने लगता है तो वो कीड़ा की अवस्था हो जाती है, ठीक है। और तब जाकर रेशम खराब हो जाता है, क्योंकि रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्षार को निकालने लगता है, और क्षार रेशम के लिए हानिकारक होता है, और वो क्या करता है, रेशम को कोकून को तोड़ देता है, ठीक है। तो अच्छा, 8 की आकृति का प्रयोग एक जगह और भी होता है, लीनों की बुनाई में भी 8 का प्रयोग होता है, ठीक है। 8 का बहुत अच्छा, 8 घंटे कार्य, 8 घंटे आराम,
8 घंटे मतलब मनोरंजन, ये कॉन्सेप्ट भी आपके पढ़ा जाता है किसमें, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। 8 घंटे कार्य, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। तो ये 8 का बहुत संबंध, अच्छा संबंध है आपकी होम साइंस में। तो ये 8 बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन है 40, भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम क्या कहलाता है। भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट, ठीक है। कटा हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो लपेटा हुआ होगा ना, क्योंकि फिलामेंट को जोड़कर हम बना रहे हैं। भाई मान लो हमने बताया कि 300 से 1200 मीटर तक जो होता है रेशम लंबा होता है, ठीक है। 1200 मीटर तक लंबा होता है, कहीं कहीं 2000 से 4000 फीट दिया होता है, ठीक है। 2000 से 4000 फीट दिया होता है, तो ये इतना लंबा होता है। तो अब क्या रेशम की जो रील आती है वो क्या इतनी ही लंबी होती है, वो और भी लंबी लंबी होती है। तो ये क्या करते हैं, फिलामेंट को जोड़कर ही तो और लंबा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लपेटा हुआ ही रेशम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेशम जो होता है हमें 2 तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। एक होता है रेशम जो होता है 2 तरीके से, एक होता है आपका स्वयं निर्मित हो जाता है, स्वनिर्मित मैं शॉर्ट में लिख दूंगी, ठीक है, स्वनिर्मित। और दूसरा होता है उत्पादित। ये याद कर लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसका जब क्लासिफिकेशन कर पाओगे अच्छे से तो भी आप आंसर अच्छे से दे पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना। मूंगा रेशम हो गया आपके किसमें, स्वनिर्मित में। टसर हो गया और अरंडी हो गया, ठीक है, जिसे हम एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ऐसे उत्पादित में 2 आते हैं, एक होता है लपेटा हुआ रेशम, ठीक है, लपेटा हुआ रेशम, दूसरा होता है कथा हुआ। तो कते हुए में वही सारे स्पन आ जाएंगे जब रेशम क्या होता है, कीड़ा तोड़कर निकल जाता है, ठीक है। बचे कुचे जो छोटे छोटे रेशम होते हैं उनको कहते हैं लपेटा हुआ, जो बढ़िया लंबा सिल्क होता है। और ये सबसे बढ़िया होता है लपेटा, जिसे हम रील्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये उत्पादित होता है, इसमें सारी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है ना। जो सेरीकल्चर मेथड होता है वो उत्पादित में ही प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्मित में तो जंगलों वगैरह में ये अपने आप ही, जिसे वाइल्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही उत्पादित हो जाते हैं, मूंगा, टसर और अरंडी। ओके, तो ये 3 इसमें आते हैं, मूंगा, टसर, अरंडी, जिसमें अरंडी काफ़ी अच्छा होता है, टसर भी अच्छा होता है, लेकिन मूंगा कहीं ना कहीं काफ़ी खराब हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये मजबूत होते हैं, आप ये नहीं कह सकते हो मूंगा, टसर और अरंडी ये मजबूत नहीं होते, ये मजबूत रेशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मतलब सबसे अच्छा होता है आपका उत्पादित में लपेटा हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये इसका तो ये लपेटा हुआ रेशम जो उत्पादित के अंतर्गत आता है, यही फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम कहलाता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 41, थ्रोइंग प्रक्रिया है। लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया, गोंद हटाने की प्रक्रिया, फिलामेंट जोड़ने की प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थ्रोइंग प्रक्रिया आपको बतानी है। थ्रोइंग प्रक्रिया क्या होती है, बटे हुए रेशम को रेशम के धागे के लिए बटाई की प्रक्रिया। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सॉल्व कराया था। थ्रोइंग जो प्रोसेस है थ्रॉन से निकला है, और ये थ्रॉन किस भाषा का शब्द है ये बताना है आपको। और अभी हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मेलानिन वर्णक किस में पाया जाता है, तो ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण रंग जो होता है ऊन को प्राप्त होता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है, ऊन में। ओके, कॉर्टेक्स में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन है 42, रेशम तंतु की लंबाई होती है सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक या अनिश्चित। देखो अनिश्चित तो नहीं होती, हमने अभी बताया 300 से 1200 मीटर तक होती है, ठीक है, या 2000 से 4000 फीट भी होती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक है, ये आप कह सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा और सबसे मजबूत रेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, सर्वाधिक होती है लेकिन कम भी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि मतलब सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन है 43, रेशम तंतु में निम्न में से कौन सा गोंद पाया जाता है। फाइब्रिन, कैरोटीन, सेरेसिन, निम्न में से सभी। तो सेरेसिन गोंद होता है। ओके, फाइब्रिन प्रोटीन होती है किसमें, रेशम में। कैरोटीन भी प्रोटीन होती है, बाल वगैरह में ये पाई जाती है, ऊन वगैरह में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, रेशम का कीड़ा पलता है शहतूत की पत्तियों पर, नीम की पत्तियों पर, घरों में, प्रयोगशाला में। तो शहतूत का कीड़ा नीम की पत्तियों में पड़ता है, जिसे हम बॉम्बिक्स मोरी के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बिक्स मोरी के नाम से जानते हैं, बॉम्बिक्स मोरी। ओके,
बॉम्बे। अच्छा, जो रेशम के कीड़े होते हैं शहतूत खाते हैं, ये शहतूत पत्तियों, जैसे रेशम उत्पादन को तो हम कहते हैं कीड़े का उत्पादन करना, मतलब सेरीकल्चर, तो शहतूत की पत्तियों का उत्पादन करना या इसकी पैदावार को बढ़ावा देना, इसको किस कल्चर के नाम से जानते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बॉम्बेक्स मोरी क्या होता है, रेशम के कीड़े को कहते हैं। और जो जंगली रेशम होता है उसे क्या कहते हैं, तो एंथीरिया माइलिट्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 45, ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ों से होता है टसर रेशम, अरंडी, मूंगा रेशम या उत्पादित रेशम। कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, ओक और बबूल के वृक्ष पर पलने वाले, ये होता है टसर रेशम। ठीक है ना, टसर रेशम, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, टसर रेशम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, टूटे हुए कोकून जो कि कीड़े बनने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, डबल कोकून, पियर्स कोकून, फ्रिशन या फिर स्क्रैप। टूटे हुए कोकून जो कि कीड़ा बनने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ये होता है पियर्स्ड कोकून। पियर्स्ड कोकून क्या होता है, जब टूटे हुए कोकून जो कि कीड़ा बनने की प्रक्रिया, जब कीड़ा क्या करता है, कोकून का तोड़कर निकल जाता है, तो उसको हम पियर्स्ड कोकून कहते हैं। ठीक है, पियर्स्ड कोकून के नाम से जानते हैं। डबल कोकून, जब दो कीड़े क्या होते हैं, एक ही जगह पे क्या होता है, समान जगह पर जो है ऐसे ऐसे से लपेटने लगता है रेशम को, तो ये दोनों चिपक जाते हैं, फिर आप इन्हें छुड़ाओगे तो ये टूट जाएंगे, तो इसे हम डबल कोकून के नाम से जानते हैं। फ्रीशन क्या होता है, फ्रीशन भी क्या होता है, किनारे पर क्या होता है, रेशम जो होते हैं खराब होते हैं, उनको कहते हैं। ओके, मतलब ऊपर मोटा या नीचे पतला, इस तरीके के होते हैं। और स्क्रैप भी जो होते हैं, जो मशीन वगैरह से जब हम रेशम का रीलिंग वगैरह का प्रोसेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तब टूट जाते हैं, उनको कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन है 47, और ये सारे स्पन सिल्क जो होते हैं ना, छोटे रेशों के उदाहरण है ये सारे, क्योंकि ये टूट कर छोटे हो जा रहे हैं, ये फिलामेंट नहीं होते। क्वेश्चन है 47, रेशम की जंगली कीड़े का वानस्पतिक नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी, एंथीरिया माइलिट्टा, एंथीरिया रॉयली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जंगली रेशम के कीड़े का नाम एंथीरिया माइलिट्टा, और वैसे बॉम्बिक्स मोरी हम जो उत्पादन करते हैं तब होता है। क्वेश्चन है 48, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में स्टॉबिंग का क्या कार्य है, कीड़े के जीवन चक्र को कोकून की अवस्था तक चलने देना या आगे की प्रक्रिया को रोक देना, रीलिंग प्रक्रिया, पीछे की प्रक्रिया को रोक देना, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में स्टॉबिंग का मतलब है कीड़े के जीवन चक्र की कोकून की अवस्था तक चलने देना और आगे की प्रक्रिया, मतलब कोकून की अवस्था तक चलने दो, उसे कोकून बन जाए, रेशम का उत्पादन हो जाए, उसके बाद इस प्रक्रिया को रोक दो। क्यों, क्योंकि कीड़ा ना बनने पाए, कीड़ा बन गया मतलब बाहर निकल गया तो रेशम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 49, रेशम के कीड़ों के मुंह के पास जो छिद्र होता है उसे कहते हैं स्पिनरेट, आइरिस, छिद्र या उपयुक्त सभी, तो इसको हम स्पिनरेट के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, फ्रीशन क्या है, अभी हमने जस्ट आपको बताया, प्रत्येक कोकून के मध्य में बनने वाला मोटा व असमान रेशा, प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला मोटा और असमान रेशा, दोनों सही होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रीशन होता है, ये प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला असमान और मोटा रेशा जो होता है, उसको प्रत्येक कोकून के प्रारंभ, मतलब स्टार्टिंग में मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, या फिर किनारे पर भी मोटा और पतला हो सकता है, मतलब असमान रेशा होता है ये। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये लंबा रेशा है, यहाँ पर मोटा हो गया, यहाँ पर मोटा हो गया, या फिर एक तरफ काफ़ी मोटा हो गया, दूसरी तरफ पतला रह गया, तो इस तरीके से असमान है। कोई भी चीज़, जैसे मान लो गोंद लगा इसमें सहरे से, तो वो समान तरीके से नहीं लगा, आप ऐसे मान सकते हो, या मतलब एक जैसा रेशा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसी लगी क्लास बताना ना भूलिएगा। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे 125 की सीरीज़ है जिसको हम कल पूरा कर लेंगे। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।